नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा, दंगा कराने वाले समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और हमारी पार्टी में दंगाइयों को पकड़ने वाले लोग शामिल होते हैं। इस बीच असीम अरुण ने बीजेपी ज्वाइन करने पर खुशी जताई। उनसे बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। कानपुर पुलिस कमिश्नर से बीजेपी के नेता बन गए हैं असीम अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। असीम जी, सबसे पहला सवाल, पहले कांग्रेचुलेशंस। और पहला सवाल आपको ये मेरा है कि कल कानपुर पुलिस कमिश्नर यूपी एटीएस चीफ से सीधे भाजपा नेता का सफर कैसे तय किया? ये सफर, जैसे मैंने बताया, केवल 8 दिन का सफर है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है कि सदैव अपने नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए, जिसमें दोनों चीज शामिल हैं, जो नेतृत्व है उनको मांझना और जो मेरे जैसे नए लोग हैं उनको शामिल करना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरी तरह विशेषज्ञों को, प्रोफेशनल्स को और प्रतिनिधित्व के लिए सभी समाज के लोगों को जोड़ा गया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यद्यपि मेरी 9 साल की सेवा अभी बची हुई थी, मेरे बारे में संगठन ने एक कल्पना की, मुझे सुझाव दिया। उस सुझाव पे मैंने विचार किया। मुझे लगा कि ये सुझाव ऐसा है, कठिन रास्ता है लेकिन चलने लायक है, बहुत संतुष्टि मिलेगी, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपका सेल्फ थॉट था या क्या संगठन ने आपको कांटेक्ट किया? ये मुझे संगठन का सुझाव आया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर विचार किया। तो दोनों ही तरफ से कह सकते हैं, लेकिन जब तक मैं 31 पिछले साल के आखिरी दिन तक नौकरी में था तब तक ऐसा कोई विचार नहीं था। और मैं समझता हूँ नेतृत्व यही है कि किसी के मन में एक ऐसी कल्पना विकसित की जाए जो एक कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो। अगर एक विचार दिया जाए कि दौड़ के पहाड़ पे चढ़ जाओ और पहाड़ पे चढ़ने को व्यक्ति तैयार हो जाए, तो ये नेतृत्व है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। और एक नेतृत्व जिसको मुझे देना है, जिन साथियों को देना, उनके लिए भी मुझे इसी प्रकार की कल्पनाशीलता रखनी होगी। आपने आज कहा दलितों और वंचितों की बेहतरी के लिए, बीइंग अ पुलिस कमिश्नर या यूपी एटीएस चीफ, का भी आपके बैक ऑफ माइंड दिमाग में था कि दलितों को लेकर, वंचितों को लेकर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से पहली बार सारी बातें सुनना? जी, ये सरकार की नीति भी है और ऐसे बहुत सारे कानून भी हैं जिसमें कि वीकर सेक्शंस यानी वंचित और दलित समाज यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कार्य करने के निर्देश हैं, प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से भी और न्याय के दृष्टिकोण से भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया। योगी ने कहा कि अखिलेश ने कैराना से हिंदू पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा, वह सामाजिक न्याय के प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है, एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। 1 साल मिशन बेमिसाल। जी हां, हिंदुस्तान में आज उस महाअभियान का 1 साल पूरा हो गया जो लोगों को रक्षा सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच वैक्सीन से लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ तो देश के हौसले बुलंद हुए। 16 जनवरी 2021, ये तारीख याद होगी आपको।
ठीक 1 साल पहले की तारीख, यही वो दिन है जब पहली वैक्सीन डोज के साथ ही देश के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को पहला कोरोना टीका लगा था। तब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की मौजूदगी में इस महाआयोजन का शुभ मुहूर्त हुआ था। तब से अब तक देश में सबसे तेज टीकाकरण अभियान के तहत करीब 157 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। 72% आबादी डबल डोज लगवा चुकी है। 15 से 17 उम्र वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ी है। भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। अन्य देशों की तुलना में भी भारत वैक्सीनेशन को लेकर कई मायने में नंबर 1 है। ब्रिटेन में अब तक कुल 13 करोड़ 61 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 52 करोड़ 56 लाख है। जबकि भारत के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यहां 157 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। लेकिन ये कोरोना से लड़ाई का अंत नहीं, अभी मंजिल बाकी है। जरूरत वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने की है, क्योंकि देश अभी भी 100% वैक्सीनेशन से दूर है। 50 करोड़ डोज देने में 203 दिनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 50 से 100 करोड़ के डोज पूरा करने में महज 75 दिनों का वक्त लगा। वहीं 100 से 150 करोड़ तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में 82 दिन लगे। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। ओमिक्रॉन के कहर से आई तीसरी लहर ने देश को डरा दिया था, लेकिन वैक्सीनेशन ने उस खौफ को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसका असर देश में रोजाना संक्रमण के आंकड़ों पर भी दिख रहा है। 12 जनवरी को देश में 1,94,720 नए मामले आए। 13 जनवरी को ये बढ़कर 2,47,417 हो गया। वहीं 14 जनवरी को 2,64,202 लोग संक्रमित हो गए। 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 2,68,833 हो गया। और आज यानी 16 जनवरी को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2,71,202 नए केस सामने आए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी राहत दे रही है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हुआ है। अब देश में ओमिक्रॉन के 7,743 केस हो गए हैं। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए, इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। देश को गर्व है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। 1 साल में 157 करोड़ जैसे अहम आंकड़ों को छुपाना मामूली बात नहीं। और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन 1 वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव का एक अभियान प्रारंभ किया था। अब तक देश के अंदर 157 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इन आंकड़ों के बारे में बताऊं तो अकेले उत्तर प्रदेश ने अभी तक प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 22 करोड़ 87 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवा चुके हैं। अब सरकार के सामने असल चुनौती उन लोगों को भी इसकी अहमियत समझाना है जिन्होंने अब तक एक भी डोज नहीं ली है। ताजा आंकड़े आगाह करते हैं कि तीसरी लहर में ज्यादातर मौत उन लोगों की हुई है
जिन्होंने या तो एक भी वैक्सीन नहीं ली थी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से मिलन शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, आज तक ब्यूरो। जितना बड़ा अभियान उतनी बड़ी चुनौतियां। हमारे देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर भी यही बात ठीक लागू होती है। शुरुआती दौर से लेकर अब तक कई तरह की मुश्किलें वैक्सीनेशन में सामने आई। कई मुश्किलों का हल ढूंढा गया तो कुछ से निपटना अभी भी बाकी। आइए एक दृष्टि डालते हैं, एक साल में वैक्सीनेशन अभियान कितने मोड़ से गुजरा, कितनी चुनौतियों से इसका सामना हुआ। आज भी हिंदुस्तान ही वैक्सीनेशन की मुहिम में सबसे आगे है। तब लड़ाई पोलियो वायरस से थी, अब कोरोना वायरस से है। ठीक एक साल पहले 16 जनवरी 2021 को दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। आज ये आंकड़ा 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है, लेकिन 130 करोड़ की आबादी के लिहाज से देश का टीकाकरण अभियान निर्णायक मोड़ ले चुका है। कोरोना संक्रमण को हम जितना सीमित रख पाएंगे, परेशानी उतनी ही कम होगी। हमें जागरूकता के फ्रंट पर साइंस आधारित जानकारियों को बल देने के साथ ही अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मैन पावर को स्केल अप करते ही रहना पड़ेगा। 17 सितंबर 2021 देश भर में 100 करोड़ टीके। 17 सितंबर 2021 की तारीख कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में ऐतिहासिक बनी। ये वो दिन था जब देश भर में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया। 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। पीएम के जन्मदिन का जश्न देश के कोने कोने में टीका उत्सव के तौर पर मनाया गया। गांव, कस्बे, शहर, महानगर, गली मोहल्ले, हर जगह बड़े स्तर पर चलाए गए टीकाकरण अभियान की बदौलत देश ने 100 करोड़ की कामयाबी हासिल की। आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कोरोना टीकाकरण में कुछ तारीखें बेहद अहम हैं, जो इस सबसे बड़े अभियान को नई नई दिशा देती गई। 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। तब सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा था। 1 मार्च 2021 को 60 साल के ऊपर के लोगों और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 2021 से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाने लगा। 1 मई 2021 से टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कर दिया गया। 3 जनवरी 2022 को वैक्सीन अभियान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाने लगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। दुनिया के बाकी देशों की तर्ज पर अब भारत में भी बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसका दायरा सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों तक है। कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आने के साथ नए टीकाकरण के नए लक्ष्य और चुनौतियां भी सामने आती जा रही हैं। वैसे चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी टीके को लेकर
लोगों की झिझक की। टीके से बीमार होने या मौत की अफवाहों के चलते लोग शुरुआती दौर में टीका लगवाने से बच रहे थे। लोगों की शंकाओं का समाधान प्रधानमंत्री ने खुद टीका लगवा कर निकाला। 1 मार्च और 8 अप्रैल को पीएम ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेकर देश को बता दिया कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। पीएम के बाद केंद्र के बाकी मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी टीका लेकर यही संदेश दिया। वैक्सीन अभियान में दूसरी बड़ी चुनौती रही टीके की आपूर्ति की। कुछ राज्य सरकारों की शिकायत रही कि उन्हें पर्याप्त डोज नहीं मिल पा रही है। ये बातें पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी उठी तो कुछ राज्यों ने इसे केंद्र सरकार के खिलाफ सियासी हथियार भी बनाया। टीके की सप्लाई में आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिहाज से केंद्र सरकार खरीद और वितरण का काम अपने हाथ में ले लिया। पहले ये काम राज्य सरकारें अपने स्तर पर कर रही थीं। केंद्र की दखल से ये समस्या भी धीरे धीरे दूर हो गई। टीकाकरण में तीसरी बड़ी चुनौती रही लापरवाही के मामलों की। ऐसे भी मामले सामने आए कि बिना वैक्सीन लगे ही लोगों के नाम सर्टिफिकेट जारी होने लगे। कहीं मृतकों के नाम वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जारी हो गए, कहीं दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के लगा दी गई। वक्त बीतने के साथ इस तरह की लापरवाहियों पर अंकुश लगा है, लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं लगा है। ताजा मामला मधेपुरा का है, जहां एक बुजुर्ग ने गलत जानकारी के चलते वैक्सीन के 12 डोज लगवा लिए और जब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खुली तो उस पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। वैक्सीनेशन अभियान को पूरी तरह कामयाब करने के लिए इस तरह की लापरवाहियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। हमारे देश ने वैक्सीनेशन का 1 साल भले ही पूरा कर लिया, वैक्सीनेशन का असर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने वाले पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। लापरवाही हमेशा घातक होती है और हो रही है। ओमिक्रॉन कोरोना के मामले सामने आने के बाद सतर्कता बरती गई तो शायद एक दिन में मामले 2.5 लाख बड़े आंकड़े को पास नहीं फटकने देते और हमने लापरवाही बरती है। लापरवाही आपकी हमारी लगातार जारी है। कुछ लोग तो समझने को तैयार ही नहीं कि कोरोना, डेल्टा, ओमिक्रॉन का यह खतरा कितना बड़ा और गंभीर है। ये यूपी चुनाव की तासीर है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल की परवाह नहीं रही। लग गई समर्थकों की भीड़, बंटने लगे लड्डू। ये है यूपी की राज्य मंत्री गुलाबो देवी। उन्हें संभल में चंदौसी विधानसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कल नाम का ऐलान होते ही खुशियों के लड्डू फूटने लगे। भीड़ को ना तो मास्क की परवाह रही, न सोशल डिस्टेंसिंग की। यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। उसके बाद भी ऐसा हाल है। चुनावी राज में लापरवाही तो आपने देखी, अब राजस्थान की एक झलक भी देख लीजिए। यहाँ खुद गहलोत सरकार के मंत्री भी भूल गए कि देश अभी तीसरी लहर का सामना कर रहा है। वो भूल गए कि राजस्थान में 15 जनवरी को 9,676 नए कोरोना केस सामने आए। मंत्री अशोक चांदना बगैर मास्क में नजर आए। जब मंत्री ही बिना मास्क के हों तो समर्थकों को क्या फिक्र। मेज नदी पर पुल के शिलान्यास के दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। अभी एक दिन पहले ही राजस्थान में गंभीर हालात के बीच वीकेंड कर्फ्यू जारी है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लागू रहेगा। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस का पहरा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। छूट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए है। देश में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यूपी में भी केस में इजाफा हुआ है। लखनऊ में आज 2300 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज 1498 नए केस मिले हैं, जबकि गाजियाबाद में 2103 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी के हालात पर मुख्यमंत्री योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। अस्पतालों में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया।
नोएडा में भी गंभीर हालात से निपटने के लिए नोएडा के अस्पताल 24 घंटे मुस्तैद हैं। ये वो जगह है, ये आईसीयू में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जो भी तैयार हैं, जिनकी जरूरत नहीं पड़ी है इस बार। ये एक इसे हम खुशखबरी कह सकते हैं कि इस बार आईसीयू की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, लेकिन उनकी तैयारी भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही जो डॉक्टर्स की यहाँ पे निष्ठा और कर्तव्य परायणता यहाँ प्रदर्शित होती है, वो देखने को नहीं मिलती। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने अब 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। संभल से अनूप कुमार, बूंदी से भवानी सिंह और नोएडा से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।